हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप सब? 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर, और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने अगले पड़ाव पे, जहां पर हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपने देखा कि क्या क्या चीजें इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट हैं, किन बातों पे हमें ध्यान रखना है। और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सबसे पहला सब टॉपिक, जिसका कि नाम है व्हाट इज मैटर। ठीक है, मैटर के बारे में जानने में हम सबकी दिलचस्पी रहती है, और मैं सबसे शुरुआत में ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने आसपास देखेंगे, अपने आसपास देखने की कोशिश करेंगे, तो आपको कुछ 3 टाइप की चीजें दिखाई देंगी। पहले वो दिखाई देंगी जिनका कि शेप साइज हमेशा एक डेफिनेट शेप साइज में जो होते हैं, उन्हें हम सॉलिड के नाम से जानते हैं। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिसमें फ्लो करने की टेंडेंसी होगी, उन्हें हम लिक्विड के नाम से जानेंगे। जो उसका शेप एक्वायर कर लेंगे जिस पॉट में, जिस वेसल में उसको हम रखेंगे। और कुछ ऐसी होती है जो डिफ्यूजिबल प्रॉपर्टी रखती हैं, उन्हें हम गैस के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन सब में अगर मैं बात करूं कि ये सब कैसे बने, इस फेज को एग्जिस्ट कराने के पीछे क्या रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, तो मैं अगर मैं इन जनरल बात करूं तो केवल 2 ही बात करूंगा। एक अपने पास है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और एक अपने पास है फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कभी कभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, कभी कभी फोर्स ऑफ रिपल्सन इन कंपैरिजन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और कुछ इस तरह से सॉलिड, लिक्विड और गैस बन के तैयार हो जाते हैं। खैर, इन तीनों को हमने एक वर्ड में क्या बोला, एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में क्या बोला, हमने इसको बोला मैटर। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मैटर। मैंने अभी आपसे बताया कि एनीथिंग विच हैव मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस और इट हैव इट्स ओन वॉल्यूम, तो इट इज नोन एज मैटर। मैटर वो कुछ भी जिसके पास अपना मास है और जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी कि स्पेस घेर सकता है, जगह घेर सकता है, और वो हर कोई मैटर है। यानी कि आप भी तो किसी ना किसी मैटर के एग्जाम्पल हुए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि मैटर की कितनी स्टेट्स होती हैं। देयर इज अ 5 स्टेट्स ऑफ मैटर: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। और अच्छी बात यह है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वैसे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तो हमारे आसपास के मतलब रूम एटमॉस्फेयर पे मिल जाएंगी, रूम टेम्परेचर पे मिल जाएंगी। लेकिन प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट ये दोनों एक्सट्रीम टेम्परेचर की स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। बहुत एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे प्लाज्मा मिलेगी और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे आपको मिलने वाला है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हमारे रूम टेम्परेचर पे हमको केवल 3 ही स्टेट मिलेंगी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और अच्छी बात है कि तीनों की तीनों फेजेस आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं। ठीक है, इसका मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस को आपस में एक दूसरे में बदला जा सकता है, और उनको डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के नाम से जाना जा सकता है। जैसे सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड बनाना है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? फ्यूजन। जैसे किसी आइस क्यूब को वाटर में कन्वर्ट कर देना। लिक्विड को अगर मुझे गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं इसे बोलूंगा वेपराइजेशन, और गैस को अगर मुझे दोबारा से सॉलिड में बदलना है तो इसे बोलूंगा डिपोजिशन। और इसका जस्ट उल्टा देख लेते हैं, अगर मुझे सॉलिड से गैस बनाना है तो इसे हम बोलेंगे सब्लिमेशन। सॉलिड का डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना सब्लिमेशन कहलाता है, ये हमारे हर बच्चे को पता होना चाहिए। और सब्लिमेशन का एक एग्जांपल देता हूं मैं, कैम्फर, दूसरा होता है नेफ्थलीन। ये दोनों ऐसे केमिकल हैं, ऐसे दोनों कंपाउंड हैं जो सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, गैस को अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, और अगर लिक्विड को आपको सॉलिड में कन्वर्ट करना है इसे हम बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, या आप इसको फ्रीजिंग भी बोल सकते हैं इन जनरल। ओके, तो ये आपके इंटरकन्वर्टेबल स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई। अब हम 2 स्पेशल स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। एक है प्लाज्मा, दूसरा है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्लाज्मा के बारे में लिखा है, दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। तो इसमें आने वाला है बच्चों सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। और हमें पता है जिसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव टाइप का कुछ स्पीसीज होने वाली है। दीज पार्टिकल आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। तो अगर कोई पूछे कि प्लाज्मा किस फॉर्म में होता है, तो आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा, कहां देखने को मिलेगा? फ्लोरेसेंट ट्यूब में मिलेगा, और नियॉन साइन बल्ब में आपको प्लाज्मा दिखाई दे सकता है। इनसाइड अ नियॉन sign bulb there is neon gas, and inside a fluorescent tube there is a helium gas or some other gas. लेकिन ध्यान रहे ये गैसेस कैसे फॉर्म में होंगी? अपने आयनाइज्ड फॉर्म में होंगी। ओके, the gas gets ionized, that is gets charged, and when electrical energy flows through it, this charging up creates a plasma glowing inside the tube or bulb. तो जो हम ट्यूब या बल्ब लेते हैं उसमें जो भी हम गैस फिल करते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे वो गैस आयनाइज हो जाती है, और ये आयनाइज्ड गैस ही वहां पर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती है वही हमारा प्लाज्मा कहलाता है। खैर, द प्लाज्मा ग्लोज अप स्पेशल कलर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ गैस, एंड द सन एंड द स्टार ग्लोज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा इन देम।
यानी कि जो भी आप देख रहे हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं, सूरज इतना ज्यादा उजाला कर रहा है, वहां पर जो आपको फेज देखने को मिलेगी वो कौन सी स्टेट है? प्लाज्मा फेज है, प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, वहां पर बहुत सारी, आपको भी पता होगा कि सन के क्रोम में, सन का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती हैं, ये अपने आयनाइज्ड फॉर्म में पाई जाती हैं। वहां पर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करती हैं वो प्लाज्मा स्टेट में होता है, बहुत ही हाईली एनर्जेटिक, सुपर एनर्जेटिक। ओके, डन। ठीक है, द प्लाज्मा इज क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। तो मैंने आपसे कहा कि रूम टेम्परेचर पे ये मिलने वाली चीजें नहीं है प्लाज्मा जैसी चीजें। ओके बेटा, प्लाज्मा के बारे में हमारे हर बच्चे को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन मिल गई, समझ में आ गया कुछ कुछ। नेक्स्ट है हमारे पास बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका नाम ही बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए पड़ा क्योंकि ये इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और ये अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट, इन दोनों लोगों ने मिल करके, या मिल करके नहीं, इन्होंने इंडिपेंडेंटली इसके बारे में रिसर्च किया, इसके बारे में पता लगा, इसके बारे में जाना। ठीक है, in 1920 Indian physicist Satyendra Nath Bose had done some calculations for a fifth state of matter. Building on this calculation, जो कैलकुलेशन सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी उसी पर आगे बढ़ते हुए अल्बर्ट आइंस्टाइन प्रिडिक्टेड न्यू स्टेट ऑफ मैटर, द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका नाम पड़ा। और उसके बाद इसी चीज के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज भी और कुछ साइंटिस्ट को मिला। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को रीडिस्कवर करने के लिए या फिर उसको अचीव करने के लिए कि लैब में इस चीज को कैसे पाया जाए, तो उन्होंने उसको स्टेट को अचीव किया। तो कर्नॉल को, बेलफ्रॉन्क कैटरेल को और फिर कार्ल ई वीमैन को यूएसए में नोबेल प्राइज दिया गया। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी about 100,000 the density of normal air to super low temperature। समझ आ गई बेटा? अभी मैंने पीछे क्या बताया था? एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, किसमें? प्लाज्मा में। और यहां पर आप क्या पढ़ रहे हैं? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, और ये किस पे है? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे। ओके, समझ में आ गई बात बेटा? एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर में हम लोग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट को अचीव करते हैं, एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर में हम लोग प्लाज्मा अचीव करते हैं। प्लाज्मा स्टार्स में पाया जाता है, सन के आसपास एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। प्लाज्मा में पाई जाती हैं आयनाइज्ड गैसेस। समझ में आ गई बात यहां तक? ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, व्हाट इज मैटर इज मेड अप ऑफ। और यहीं से सवाल आता है कि मैटर किस चीज से मिलकर बना है। तो अगर हम किसी मैटर को छोटे 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 पार्ट में डिवाइड करते जाएं तो जो सबसे लास्ट पार्ट मिलेगा, जो इनडिविजिबल होगा, जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, वो क्या कहलाएगा? एटम कहलाएगा। और यहीं से स्टार्ट हो जाती है हमारी एटॉमिक थ्योरी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर अभी तक का समझ में आया होगा।